नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करते हैं और देखते हैं 30 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो किस प्रकार की गई? तो आपका कॉर्क का निरीक्षण करते हुए की गई। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान थे और इस छत्ते के समान को ही रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोला जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। मतलब कि कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है और ये क्या होती है? किसी भी आधारभूत मतलब किसी भी जीव की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है। जो कोशिका होती है उसकी संरचना में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये तीनों होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं और इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोला जाता है। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसको क्या बोलते हैं? तो उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। तो किसमें मौजूद होता है? तो आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अलग होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो आपका प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। यानी कि इसकी व्याख्या देखते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो किसको पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक विस्फोट मतलब अकार्बनिक
विस्फोट फास्फोट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल में यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बाकी बात सभी सजीव पादप और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसको एक्सेप्शन में याद रखिएगा, ये दो चीज, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कौन अलग करता है? तो आपका प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो बाह्य वातावरण से अलग करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, क्या चीज, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, मतलब तीन चीज, मतलब या तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? आपका लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो कौन सा चरण होता है ये? इसको बोलते हैं मेटाफेज बोला जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपका कोशिका होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? तो यूनिट क्या है? तो आपका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट्टिकाओं यानी कि वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? तो आपका गोल्जी काय जो होता है वो आपका इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जी काय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो कौन सी झिल्ली होती है? तो आपका लाइसोसोम जो होती है वो एंजाइमों से भरी होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे किसके द्वारा? तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने
वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म, गोल, इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किस कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो आपका लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे, किसके द्वारा? क्रिश्चियन डी डुबे ने 1955 ईस्वी में की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनकी जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या चीज बनाते हैं? तो राइबोसोम आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? आपका हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। किससे? तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो किसने गढ़ा? तो जी जे मेंडल या जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर देखते हैं 16 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने किया। कब किया? तो 1839 ईस्वी में किया था। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन एवं पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। मतलब जीवन का भौतिक आधार किसको बोला जाता है? तो आपका जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो कौन मदद करते हैं? तो आपका लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। ये मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकांग को क्लांत भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? तो कौन करता है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? देखिए, पहला है आपका, पादप कोशिकाओं में
जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स पाई जाती है, तो यही आपका गलत है। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्त यानी कि बिग वैक्यूल्स पाई जाती है। दूसरा है आपका पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, तो यह आपका 100% स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता, तो बिल्कुल सही है कि जंतु कोशिकाओं में आपका लवक नहीं पाया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, यह भी आपका स्टेटमेंट सही, यानी कि आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका गलत है और हमको पूछा है आंसर में असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो देखते हैं पहला कि पादप कोशिका जो होती है आपके आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है प्रायः आकार में छोटी होती है, यानी कि पादप कोशिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका आपका छोटी होती है। सेकेंड डिफरेंस है आपका कि सेल्यूलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, मतलब इसमें सेल्यूलोज के द्वारा बनी हुई प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट रहती है, बट आपका जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं रहती, मतलब कि कोई भी कोशिका भित्ति जो रहती है उपस्थित नहीं रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड डिफरेंस है आपका कि पादप में रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है, मतलब इसमें स्मॉल एंड अस्थायी होती है और इसमें बड़ी होती है पादप में। और देखते हैं पादप में आपका लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में आपके लवक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका लसिका के द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पहला है आपका अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो ये आपका गलत है। तीसरा है कि अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, तो ये आपका सही है। और चौथा है जनन ग्रंथि यानी कि गोनोड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पन्न के लिए होता है, तो ये भी आपका यानी कि आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कथन आपका असत्य पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, यानी बी नंबर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला होता है अर्धसूत्री 1 और दूसरा होता है अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। फिर है अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, तो आपका नाभिक को बोला जाता है, यानी कि केंद्रक को। कोशिका को मतलब नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक यानी केंद्रक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो किसी कोशिका में सबसे बड़ा मौजूद कोशिकांग कौन सा है, तो
तो आपका कौन सा है, नाभिक होता है। यानी कि नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों की नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो आपका राइबोसोम्स को आपका प्रोटीन कारखाना बोला जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग पशु कोशिका में पाया जाता है? तो आपका लाइसोसोम जो होता है आपका पशु कोशिका में पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका के एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के? तो आपका केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो कौन सी होती है? तो आपका न्यूरॉन जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, मतलब इसका रीजनरेशन जो होता है वो नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। मतलब कि इसको अगर दोबारा हमको प्राप्त करना है तो इसको सिर्फ स्टेम सेल के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो कौन सा है? तो आपका जल जो होता है कोशिका में अधिक मात्रा में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका यानी कि सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन सा? तो सेल जो होती है आपकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। पहला आपका केंद्रक एवं केंद्रिका, दूसरा जीवद्रव्य और तीसरा गोल्जिका है। चौथा है कनाभ सूत्र, पांचवा है अंतर्द्रव्य जालिका, छठा है गुणसूत्र, सातवां है राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और आठवां है आपका लवक। जीवद्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15% और वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है?
तो किस पर लागू नहीं होता है, तो आपका वायरस पर लागू नहीं होता, यानी कि आपका विषाणु हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या देखते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो यानी कि 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन यानी कि ओमनिसिस सेलुला ई सेलुला से होता है। इन्हें स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका वह कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट है अकशेरुकीय जीव जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रोंसक यानी प्रेओन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, आत्महत्या की थैली, यानी कि 1 का आपका सी हो जाएगा। डीएनए, तो डीएनए क्या हो जाए, डीएनए आपका गुणसूत्र यानी कि सेकेंड का बी हो जाएगा। तो 1 का सी, सेकेंड का बी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। और थर्ड का हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका पावर हाउस हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, डीएनए को गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका केंद्रक के द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या है, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित हैं। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिक सेल नियंत्रण केंद्रक है। नाभिक सेल को क्या बोल सकता है, तो नियंत्रक केंद्रक भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज या प्रोफेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आपका सी, यानी कि गुणसूत्री मतलब सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिका यानी कि जर्म सेल के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल में होते हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारुओं का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारुओं में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिका यानी कि मेरिस्मेटिक सेल्स में होता है। ये कोशिकाएं जड़ तथा तने के शीर्ष पर स्थित रहती है। समसूत्री मतलब सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका डिवाइडिंग सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।